जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कल के बेसिक टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद। आई होप कि वो टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब रिएक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मार्क करिएगा डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री रिएक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड साइमल्टेनियसली to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. So the number of reacting species taking part in an elementary reaction which collide simultaneously to bring about a chemical reaction. देखिए कोलिजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 100 मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन 500 टाइम्स हो रहे हैं, 500 टाइम हुआ। लेकिन उस कोलिजन में से कौन सा कोलिजन ऐसा है जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड भी किया और केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट भी बनाया? जो प्रोडक्ट बनाएगा उसी प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी डियर स्टूडेंट्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोलिजन बहुत सारे हो गए लेकिन रिएक्शन केवल 2 ही मिलके बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करती है ऐसे कोलिजन पे जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which collide simultaneously bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप डायरेक्ट रेट ला एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो स्लोवेस्ट स्टेप का फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो सिर्फ अप्लीकेबल होती है एलिमेंट्री रिएक्शन पे डियर स्टूडेंट्स। किस पे अप्लीकेबल होती है? एलिमेंट्री पे। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल जो बेस्ट है वो N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3। अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो तो रेट इज इक्वल टू N2 के पावर 1 एंड H2 के पावर 3, देन द मॉलिक्यूलरिटी इज 4। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल देखा जाए। H2O2 ब्रेक हो रहा है H2O प्लस हाफ O2 में। यहाँ कितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिंगल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। NH4NO2 रिएक्शन कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एग्जांपल 2HI गिव्स आउट H2 और I2, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। NO प्लस O3 ये भी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2NO प्लस O2 ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है, मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है वही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इससे एक चीज़ और क्लियर होती है डियर स्टूडेंट्स कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी इज एन एग्जांपल ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन theoretical database, that is exact number of atom that is participate in a chemical reaction, that is 2NO plus O2, that is trimolecular reaction। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमने क्या पाया कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो थी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्यों? जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो थी। मतलब मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ना तो जीरो हो सकती है, ना तो फ्रैक्शन हो सकती है, ना ही निगेटिव हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ऑब्टेन्ड वैल्यू है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी? -1, 0, 1/2। सिंपल सी बात है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन NH4NO2? दैट इज 1। सिंपल सी बात है, सिंगल मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन? दैट इज 3। ठीक है, अब आइए हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा आता है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात अगर हम करें तो डिफिनीशन के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट लॉ इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द लॉ ऑफ मास एक्शन।
और याद करिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, बट रेट रिएक्शन की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। अगला डिफरेंस देखते हैं, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू वैलिड फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स बोथ रिएक्शन। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के किसके लिए, कॉम्प्लेक्स में स्लोवेस्ट स्टेप के लिए, ये ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स में सभी के लिए नहीं, स्लोवेस्ट स्टेप के लिए। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन से आइडेंटिफाई की जा सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का अगला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और कभी कभी निगेटिव भी होता है। ये सारे एग्जांपल कल के वीडियो लेक्चर में मैंने अवेलेबल कराए आपको। जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी ना तो जीरो हो सकती है, ना तो फ्रैक्शन हो सकती है, और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये 3 डिफरेंसेस हो गए। 4th डिफरेंस देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में एप्लीकेबल है क्योंकि वो रेट लॉ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स ये बातें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स आपने डिफरेंस देखा, तीनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। 4th डिफरेंस की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? For complex reaction, the order is given by slowest step, and molecularity of the slowest step is taken as the order of the overall reaction. देखिए दोनों में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स कि तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी इट डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अगला पॉइंट, अभी देखिए इसी में एक जो आपको स्क्वायर करके बना हुआ है वो क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, बट molecularity of the slowest step is taken as the order of the overall reaction। देखिए दोनों में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। molecularity of the slow step is taken as the order of the overall reaction। ठीक है। चलिए मतलब इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और molecularity ऑफ रिएक्शन सेम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और molecularity ऑफ रिएक्शन सेम होते हैं। तो स्लोवेस्ट स्टेप के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और molecularity ऑफ रिएक्शन सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 देन द रिएक्शन इज सेड टू बी बाइमॉलिक्यूलर। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। सभी लोग जानते हो। रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 और आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि अगर 3 से ज़्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगा क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बन रहा होगा। ठीक है। Order and molecularity are theoretical concept. No, law of mass action and molecularity are theoretical concept. देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस ट्रिमेंडस टाइम गिवन बाय यू, एंड नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर दिस टॉपिक। नाउ कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट कांस्टेंट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट पढ़ा था, उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है इसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट जो रेट कांस्टेंट होता है उसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। A + B गिव्स आउट C + D। अगर जो इसकी स्टैचोमेट्री है वो अल्फ़ा बीटा मान लिया जाए तो जो रेट कांस्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स उसकी डिफिनीशन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर A और B दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लिया जाए तो रेट कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या निकल के आती है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है कब, जब हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। डियर स्टूडेंट्स अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे बात की जाए
तो आप रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऑर्डर का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ए के पावर 0 हो जाएगा, तो ए किसी के पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो रेट इज इक्वल टू के हो गया। तो जो रेट की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, कब? जब हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है तब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस कंडीशन में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट इक्वल हो जाती है। द कंडीशन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन हमारा रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर 0 ऑर्डर कितनी हो गई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगला आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे जो रेट होता है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 1, तो वहाँ पे यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट भी रखी जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इनवर्स आएगा। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए, इसका सिंपल सा यूनिट है, जो सिंपल सा आपको यूज़ करना है वो यूज़ क्या करना है, आपको यूज़ करना है मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। अब आप यहाँ पे जरा n की वैल्यू पुटअप करो डियर स्टूडेंट्स। मोल पावर 1 माइनस एन है, ठीक है, तो मोल पावर 1 माइनस एन रखोगे तो क्या हो जाएगा? जरा n की वैल्यू 1 रखो, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? जरा n की वैल्यू 1 रख के देखो, तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख दिया है तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, तो मोल पावर 0। l के पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे आपके सामने, ये फार्मूला एक जनरल फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जब भी आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, जहाँ पे n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे फॉर 0 ऑर्डर निकालना हो तो n की वैल्यू 0 रख देंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर निकालना हो तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, सेकंड ऑर्डर निकालना हो तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, थर्ड ऑर्डर निकालना हो तो n की वैल्यू 3 देंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला है, जिससे कि आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हो? रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। मैं अगर फार्मूला रिपीट कर दूं, मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे तो कई जगहों पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर, फिर देखो वैल्यू फोटअप करोगे तो अपने आप आंसर निकालोगे। ऐसे करोगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। आपको जो जनरल फार्मूला बताया हूँ उस पर रख के सॉल्व करेंगे तो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आसानी से निकलती जाएगी। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए आप निकाल लोगे। फिर रेट कांस्टेंट रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर, देखिए आपके पास फार्मूला आया जो मैंने अभी जनरल फार्मूला आपको बताया था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर। तो रेट के a के पावर n हो गया, कोई भी ऑर्डर हो। तो फार्मूला आपके सामने क्या आया डियर स्टूडेंट्स? मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स? तो बहुत आसान है सर, मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। तो वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो रेट कांस्टेंट फॉर n ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो देखिए जनरल फार्मूला आपके सामने जो मैंने अभी पहले बताया था वो आ गया कि रेट इज इक्वल टू होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको फॉलो करिएगा। चलिए
जिससे आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड nth ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। ऐसे ही डियर स्टूडेंट सेम कंडीशन अगर सोल्यूशन फेज में है तो आसानी से आप निकाल लोगे। अगर यही गैसियस फेज में है तो आपको पता होना चाहिए कि गैसियस फेज में जो हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पार्शियल प्रेशर के। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर है तो वहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? एटीएम हो जाएगी। तो एटीएम हो जाएगी और सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो क्या होगा यूनिट? तो जनरल यूनिट आएगी एटीएम पावर 1 माइनस एन। देखिए सबसे नीचे दिखा nth ऑर्डर के लिए एटीएम पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। एन की वैल्यू पुटअप करते जाइए, गैसेस स्टेट में आपको यूनिट मिलती जाएगी डियर स्टूडेंट, याद रहेगा। तो गैसेस स्टेट में और सोल्यूशन फेज में दोनों में आप यूनिट निकाल लोगे। चलिए किसकी? रेट कांस्टेंट की। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना दे करके रेट कांस्टेंट दिया होता है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आपको पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है? तो करेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या होता है? मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट मेजर करता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ के होगी रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, जितनी वैल्यू के की वैल्यू स्लो होगी हमारा रिएक्शन स्लो होगा। तो के की वैल्यू देख करके हम रिएक्शन बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा या फिर स्लोअर होगा। फिर डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू सारे रिएक्शन के लिए सेम नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि के की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो के की वैल्यू को इनिशियली दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा कैटलिस्ट। तो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर और कैटलिस्ट अफेक्ट करते हैं, और कंसंट्रेशन का ये इंडिपेंडेंट होता है। द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर निकाल लोगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपके आते हैं या आ सकते हैं। रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, ये बता चुका मैं आपको स्टार्टिंग में। फिर के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है। अगला यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, आपको एटीएम पावर 1 माइनस एन बताया था। 1 माइनस एन की वैल्यू रखोगे 3, तो 1 माइनस एन कितना हो जाएगा? -2। वो आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट वाला। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो इंटीग्रेट रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। कल के वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप यहाँ तक के टॉपिक को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसको नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर वे में कि रेट मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों की यूनिट क्या होती है। आई होप टॉपिक खत्म होगा, 1 से 2 दिन और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये जरूर इन्फॉर्म करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you dear students for watching my video, and please suggest me that this topic will explain you very easily or not. Please कमेंट बॉक्स में ज़रूर में कमेंट करिए और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा। थैंक यू।